डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों हम बहुत ही मज़ेदार ढंग से भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का इतिहास को क्रमिक रूप से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों हम उस समय स्थिति देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या थी, यूरोप की स्थिति क्या थी जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आना प्रारंभ करती हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि भारत में जो है कि मध्यकालीन का दौर चल रहा है, मुगल शासकों का शासन चल रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है, अर्थव्यवस्था जो है कि अपने चरम सीमा पर रहती है। उसके बाद यूरोप में देख रहे हैं तो यूरोप का दौर चल रहा है। यूरोप में प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में भौगोलिक खोज की शुरुआत की जा रही है और प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि आखिर कंपनियां जो हैं कि किस मार्ग से आती हैं भारत में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कंपनियां जो प्रमुख कंपनियां जो थी स्थलीय मार्ग से आती थी पहले। जैसा कि हम प्राचीन भारत के इतिहास हड़प्पाकालीन सभ्यता पढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें कि उस समय व्यापार होता था, लेकिन होता क्या था दोस्तों कि एक स्थल मार्ग से, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि भारत से यूरोप में व्यापार जो देखिए आप लोग जो है कि एक सड़क का मार्ग बनाया गया है दोस्तों, इसी मार्ग से पहले व्यापार होता था। और होता क्या है एक बार दोस्तों कि एक घटना घट जाती है 1453 ईस्वी में पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जो मार्ग रहता है आने का, वहाँ के शासक रहते हैं कुस्तुबतूनिया। और होता क्या है कि तुर्कों का आक्रमण हो जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, इनके द्वारा उस स्थलीय मार्ग को बंद कर दिया जाता है और प्रारंभ हो जाता है और समुद्री मार्ग से व्यापार करना या समुद्री मार्ग से आगमन सबका प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम में एक प्रस्तावना के रूप में एक पॉइंट देखेंगे दोस्तों, भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1492 में किया था। इसके पीछे का इतिहास क्या है दोस्तों कि वास्को डी गामा जो है निकलते हैं अमेरिका की खोज करने, लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल होने के कारण वो निकलते तो हैं अमेरिका की खोज करने, लेकिन खोज कर देते हैं 1492 में भारत की। और भारत में जब आते हैं तो जो है कि केरल में एक राजा उनका जो है कि बहुत ही भव्य तरीके से, जमेरियन राजा रहते हैं जिनका नाम जमेरियन रहता है, बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। आइए आगे देखते हैं कंपनियों का भारत में आने का क्रम। तो देख रहे हैं दोस्तों पुर्तगाली जो है कि 1498 ईस्वी में आते हैं, डच जो है कि 1595 ईस्वी में आते हैं, अंग्रेज़ जो है कि 1600 में ईस्वी में आते हैं और फ्रेंच जो है कि 1664 ईस्वी में आते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसा कि वास्को डी गामा भारत की खोज जो है करता है तो आप कहेंगे कि 1492 में आप कह रहे हैं कि पुर्तगाली जो है कि 1498 में भारत आते हैं, लेकिन ये भारतीय कंपनियों की बात की जा रही है दोस्तों, न कि किसी एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है। पुर्तगाली वो वास्को डी गामा जो होता है वो खोज करने के लिए आता है, व्यापार करने के लिए नहीं आता है, व्यापार या कंपनी के उद्देश्य से नहीं आया होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपनियों का भारत में आने का क्रम। तो पुर्तगाली जो है कि 1498 ईस्वी में आते हैं, डच आते हैं 1595 ईस्वी में, अंग्रेज़ आते हैं 1600 ईस्वी में, फ्रेंच आते हैं 1664 ईस्वी में। इसके बाद हम देखेंगे कंपनियों के स्थापना का क्रम क्या है। तो पुर्तगाली की कंपनी की स्थापना होती है 1498 में, अंग्रेज कंपनी जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। डच जो है कि नीदरलैंड हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, 1602 ईस्वी में स्थापना होता है। फ्रांसीसी जो होते हैं इनकी स्थापना जो होता है 1664 ईस्वी में। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु समझने का है, कहीं कहीं हमको किताबों में मिल जाता है कि कंपनियों का जो आने का क्रम देता है पुर्तगाली के बाद अंग्रेज़ दे देता है। तो जानिए इसके पीछे इतिहास क्या है, इसके पीछे एक राज क्या है। होता क्या है दोस्तों कि वो एक मिस प्रिंटिंग होता है। होता क्या है कि देखिए हम देख रहे हैं कंपनियों का भारत में आने का क्रम जो है पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, और कंपनियों के स्थापना क्रम एक बार देखिए, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज़। होता क्या है कि वो बुक में जो होता है वो मिस प्रिंटिंग हो जाता है और वो कंपनियों के आगमन के क्रम में दे देता है पुर्तगाली के बाद अंग्रेज़। लेकिन यहाँ पे अंतर समझिए दोस्तों आप कि कंपनियों का भारत में आने का क्रम क्या है, पुर्तगाली डच, और कंपनियों के स्थापना क्रम क्या है, तो पहले पुर्तगाली उसके बाद अंग्रेज़। तो इस बात को दोस्तों आज यहीं पे क्लियर कर लीजिए कि कंपनियों का भारत में आने का क्रम क्या है। पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में, डच आते हैं 1595 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं 1600 ईस्वी में, उसके बाद फ्रांस जिसे फ्रेंच के नाम से भी जानते हो 1664 ईस्वी में आते हैं। और कंपनी की जो स्थापना का क्रम है दोस्तों, पुर्तगाली 1498, अंग्रेज़ जो है कि 31 दिसंबर 1600, इस कंपनी का जो है कि 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में इन सबको हम लोग देखे भी हैं। आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय द्वारा भारत में स्थापित कंपनियां। अब हम जानेंगे कि यूरोपीय द्वारा भारत में कंपनियां कब और कहां स्थापित की जाती हैं। तो पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में स्थापित की जाती हैं। ये भी हम देखेंगे कि आखिर केरल में क्यों की जाती है, कोचीन में क्यों की जाती है, आगे देखेंगे। अंग्रेज़ों द्वारा 1608 ईस्वी में सूरत में की जाती है। डच द्वारा 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में की जाती है। फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की जाती है। अब हम देखेंगे कि आखिर जो ये विभिन्न कंपनियां आ रही हैं, इन कंपनियों का उद्देश्य क्या है भारत में। तो ये तो
हम जो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि व्यापार, जाहिर सी बात है, व्यापार करने आते हैं, यहाँ से वस्तुओं को जो है खरीदने के लिए आते हैं, उद्योग करने के लिए आते हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए आती हैं। उसी क्रम में आगे जब हम क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे, पुर्तगाली, पहला है पुर्तगाली। पुर्तगाली के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहला पुर्तगाली 1492 ईस्वी में वास्को डी गामा आता है, अमेरिका की खोज करने निकलता है और खोज कर देता है भारत की। और जब वो भारत में पहुंचता है कोचीन क्षेत्र में, तो वहाँ के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है जमेलियन। वो उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत करते हैं और पुर्तगालियों के द्वारा पहली कंपनी जो है कि कोचीन केरल में 1503 ईस्वी में स्थापित की जाती है। आखिर दोस्तों ये कोचीन केरल के क्षेत्र में ही क्यों स्थापित की जाती है? तो जैसा कि हम जानते हैं स्थलीय मार्ग तो बंद हो चुका है दोस्तों, अब चल रहा है क्या, समुद्री मार्ग। तो जब समुद्री मार्ग से ये लोग आते हैं तो होता क्या है, केरल क्या है, भारत के सबसे किनारे तट पर पड़ता है। तो यही कारण बनता है कि केरल में ये अपनी कंपनी को स्थापित करते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रिंटिंग प्रेस का जो योगदान माना जाता है दोस्तों, पुर्तगालियों का माना जाता है। मार्ग, जो पुर्तगाली भारत में जिस मार्ग को आने के लिए अपनाते हैं उसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, पुर्तगालियों का सर्वप्रथम आगमन जो होता है इंडोनेशिया में होता है, वहाँ जाते हैं, वो मसालों का व्यापार करते हैं। उसके बाद वो भारत में आते हैं कपड़ों का व्यापार करने के लिए। होता क्या है दोस्तों कि जब जो ये पुर्तगाली कंपनियां भारत आती हैं तो यहाँ से कपड़े, अनेक वस्तुओं को लेके पुर्तगाल जाते हैं। उसके बाद करते क्या है कि वहाँ ले जाके मार्केट लगाया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है कि उन कंपनियों को, उन विभिन्न लोगों द्वारा इन सभी वस्तुओं को जो भारत से ले गए होते हैं उनको बेचते हैं। और अंत में ये निष्कर्ष देखने को मिलता है कि जो वस्तुएँ होते हैं, सारे भाड़ा किराया कर जो भी लगता है उसको निकाल दिया जाए तो फ़ायदा जानते हैं आप दोस्तों कितना होता है? 60 गुना फ़ायदा होता है। 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है सब कुछ निकालने के बाद। यही कारण बनता है कि विभिन्न कंपनियां का आगमन जो है कि भारत में प्रारंभ होने लगता है। विभिन्न कंपनियां भारत की ओर आने के लिए आकर्षित होने लगती हैं। इसी क्रम में अगले पुर्तगाली आते हैं, पेड्रो अल्ब्रेज। इनका आगमन होता है। इनका भी उद्देश्य क्या है भाई? व्यापार करना। यहाँ से वस्तु लेते हैं, लेके चले जाते हैं पुर्तगाल, वहाँ पे जो है कि बेचते हैं। इसी क्रम में जो है कि 1502 ईस्वी में पुनः जो है कि वास्को डी गामा की वापसी होती है और पुनः जो है कि यहाँ से व्यापार करते हैं, यहाँ से वस्तुओं को ले जाते हैं, वहाँ पे बेचते हैं और यही क्रम जो है कि चलता रहता है। उसके बाद होता क्या है कि जो पुर्तगाल सरकार होती है वो एक निष्कर्ष के तौर पे उनको बहुत ही लाभ मिलने लगता है। तो निष्कर्ष के तौर पर पुर्तगाल सरकार क्या करती है, अपना वायसराय जो है कि नियुक्त करके भारत में भेजने लगती है कंपनी स्थापित करने के लिए। तो आइए जानते हैं पुर्तगाली वायसराय के बारे में। तो सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय जो भारत में आए थे उनका नाम था अल्मीडा। इनका कार्यकाल है 1505 से 1509 ईस्वी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत में। तो अगर प्रश्न आता है कि वो कौन प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है जो भारत में आए थे, तो अल्मीडा होंगे। इनके द्वारा एक नीति चलाई जाती है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसकी स्थापना क्यों की जाती है दोस्तों, आइए जानते हैं। होता क्या है कि जिस मार्ग से आते हैं वो हिंद महासागर का होता है। तो होता क्या है कि पुर्तगाली चाहते हैं कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया जाए और वहाँ पे जितने भी व्यापार होते हैं उन पे अपना अधिकार जमा लिया जाए। इसी क्रम में अगले पुर्तगाली आते हैं अल्बुकर्क। इनका कार्यकाल है दोस्तों 1509 से 1515 ईस्वी में। सर्वप्रथम ये क्या करते हैं, गोवा पर अपना अधिकार जमाते हैं। उसके बाद इनको पुर्तगाल का भारत में वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये अपनी राजधानी को कोचीन जो कि केरल में पड़ता है उसको बनाते हैं। इनका एक अभियान हो जाता है 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक होते हैं आदिल शाह से। होता क्या है कि गोवा की जीत हो जाती है। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे दोस्तों कि गोवा को सर्वप्रथम जीता जाता है 1510 ईस्वी में। इस पर अधिकार किया जाता है और सबसे अंत में स्वतंत्र कौन होता है, गोवा ही होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है, परंतु गोवा क्या होता है 1961 में स्वतंत्र होता है दोस्तों। और यही कारण है कि गोवा में जो है कि अंग्रेज़ों का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। अंग्रेज़ों की जो है कि संस्कृति आज भी वहाँ पर झलकती है। आप गोवा जाएंगे तो देखेंगे। कुछ फैक्ट देख रहे हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाल आते हैं और सबसे अंत में विदाई किसकी होती है, तो पुर्तगालियों की ही विदाई होती है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ नीतियां हैं जो इनके द्वारा चलाई गई होती हैं, अल्बुकर्क के द्वारा। विवाह नीति। होता क्या है दोस्तों कि ये नीति क्यों चलाई जाती है, पुर्तगाली जब भारत में आते हैं
तो भारतीय महिलाओं के द्वारा विवाह कराया जाता है। उससे होता क्या है कि उद्योग व्यापार और मजबूत होता है और उनमें भारतीयों का सहयोग मिलता है। और इन कंपनियों के द्वारा एक नीति अपनाई जाती है 3G, ये 3G 4G जियो 4G, ये BSNL 3G, वो 3G नहीं है दोस्तों, ये 3G है। G फॉर गॉड, G फॉर गोल्ड, G फॉर ग्लोरी, अर्थात इन विभिन्न कंपनियों का उद्देश्य होता है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, गोल्ड अर्थात कि धन इकट्ठा करना, आर्थिक स्थिति मजबूत करना, ग्लोरी अर्थात सभी कंपनियों में अपना होड़ मचा होता है कि हम सत्ता काबिज करें भारत पर, हम कंपनियां स्थापित करें। तो यहाँ पे 3G का कॉन्सेप्ट दोस्तों यही है। इसी क्रम में अगले पुर्तगाली आते हैं नीनो डी कुन्हा, ये गोवा को अपना राजधानी बनाते हैं और दमन द्वीप पर अपना विजय करते हैं। उसके बाद हम दोस्तों डच देखेंगे, डच का भारत में आगमन देखेंगे। डच जो है कि 1595 में भारत में आते हैं। डच जो है कि इनको हम नीदरलैंड और हॉलैंड के नाम से जानते भी हैं। होता क्या है कि कार्नोलियस हाउसमैन सर्वप्रथम डच जो इनके नेतृत्व में सर्वप्रथम डच जो है कि इंडोनेशिया जाते हैं, वहाँ से मसालों का व्यापार करते हैं। उसके बाद भारत में आते हैं और सूती वस्त्र उद्योग की काफ़ी तारीफ करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब तारीफ होता है तो भारतीय तो उस वक्त तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अंत में भारतीयों को भी पता चल जाता है कि आखिर अंग्रेज़ों की नीति क्या होती है। और बहुत अत्यधिक सूती वस्त्र जो है कि यहाँ से भारत से वो पुर्तगाल कह रहा हूँ, डच जो है कि सूती वस्त्र को अपने यहाँ लेकर जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण घटना 1759 की एक है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों। वेदरा का युद्ध हो जाता है बंगाल में। डच बनाम अंग्रेज़ क्या करते हैं कि डचों को जो है कि पुनः जो है कि उनके देश जो है कि खदेड़ देते हैं। और अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव जो है कि अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी युद्धों में जो है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में अपना भूमिका निभाया है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजी राजपूत जॉन मर्सन को फर्रुखसियर के दरबार में भेजा जाता है। सॉरी दोस्तों, एक पे छूट रहा है। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। पीछे जाते हैं तो दोस्तों पीछे जैसा कि हमने पढ़ा कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ कैसे डचों को जो है खदेड़ देते हैं, अब शुरू होता है अंग्रेज़ी कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि भारत में आती है अपना उद्योग बढ़ाने के लिए। इसकी स्थापना भी हम जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ के द्वारा होता है। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ जो है कि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ नेतृत्वकर्ता महान अकबर जो है कि अकबर का शासनकाल उस समय चल रहा होता है, तो आते हैं वहाँ से महान अकबर के दरबार में जाते हैं और उनसे वार्ता किया जाता है, भाई इजाज़त दी जाती है व्यापार करने के लिए। तो होता क्या है कि 15 वर्ष व्यापार करने का फरमान सुना देते हैं महान अकबर। इसी क्रम में आगे क्या होता है, 1603 ईस्वी को एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जेम्स प्रथम के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा जाता है। और इस क्रम की एक महत्वपूर्ण घटना देखिए दोस्तों, होता क्या है कि महान अकबर जो है कि 15 वर्ष का जो है कि 15 वर्ष व्यापार करने का फरमान सुना देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इनके बीच में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासन कौन बन जाते हैं? जहांगीर। तो कंपनी जो है कि कंपनियों का उद्योग जो है कि बंद हो जाता है। उसी क्रम में होता है क्या कि जेम्स प्रथम जो है कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजते हैं। कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजते हैं देखने के लिए। तो ये क्या होते हैं कि ये मुगल दरबार में पहुंचते हैं और इनको लगता है कि अकबर का ये भी शासन चल रहा होता है। लेकिन जब ये दरबार में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जहांगीर इनको मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर पुनः उद्योग प्रारंभ हो जाता है और ये क्या करते हैं, एक फैक्ट्री स्थापित करने की मांग करते हैं। एक जो है कि एक सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की जहांगीर से मांग करते हैं और जहांगीर क्या करते हैं, इजाज़त दे देते हैं 1600। और होता क्या है कि 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में सूरत में जो है कि एक कंपनी बनना प्रारंभ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ ही दिन बाद जो है क्या होता है कि कंपनी का जो है कि निर्माण कार्य जो है कि स्थगित कर दिया जाता है। और उसी क्रम में मसूलीपट्टनम जो कि हम देख रहे हैं दोस्तों, इस फिगर में हम देख रहे हैं मसूलीपट्टनम में एक नई कंपनी जो है कि बनकर तैयार हो जाती है 1611 ईस्वी में। और इसी क्रम में क्या होता है कि 1613 ईस्वी में सूरत की जो है कि
दोस्तों 1613 ईस्वी में सूरत का जो कंपनी बनता है वो तैयार हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु ये समझना है कि अगर प्रश्न आता है कि अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम कंपनी कहाँ स्थापित की जाती है, तो सूरत में स्थापित की जाती है। जैसा दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम कार्य कहाँ प्रारंभ हो रहा है, सूरत में ही। ये बात अलग है कि मसूलीपट्टा में 1611 में बन जा रहा है, लेकिन अगर प्रश्न में ये आता है कि सर्वप्रथम अंग्रेज़ों द्वारा कंपनी कहाँ स्थापित की गई, तो हम सूरत को सही मानेंगे। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, जैसा कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ भी चुके हैं कि सर टॉमस रो अंग्रेज़ों द्वारा ही भेजा जाता है दोस्तों सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में। इसी क्रम में आगे देखेंगे 1632 ईस्वी में गोलकोंडा के द्वारा अंग्रेज़ों को व्यापार करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों 1632 ईस्वी में गोलकोंडा के शासकों द्वारा अंग्रेज़ों को व्यापार करने का मौका मिल जाता है। और 1717 ईस्वी में क्या होता है कि उत्तर मुग़ल, हम जानते हैं कि उत्तर मुग़ल काल का दौर होता है दोस्तों, उतनी इन लोगों की उतनी मजबूत स्थिति होती नहीं है, और जो है कि शासक रहते हैं फ़ारूक सियर, और ये अंग्रेज़ी राजपूत जो है कि जान सरमन जो है कि उनके दरबार में पहुंचते हैं फ़ारूक सियर के। इनसे काफ़ी वार्ता होती है, और वार्ता के बाद फ़ारूक सियर के द्वारा एक फरमान सुनाया जाता है कि 3000 रुपये वार्षिक आप कर दीजिए और व्यापार करने की छूट हम दे रहे हैं आपको, और आप बंगाल में व्यापार कीजिए। एक और ये फरमान क्या सुनाते हैं कि 10,000 रुपये वार्षिक कर दीजिए और सूरत में अपना व्यापार कीजिए। इसके बाद क्या होती है, अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ी बात क्या होती है कि बम्बई में ब्रिटिश द्वारा जो सिक्के चलाए जा रहे थे, पूरे भारत में चलाने की अंग्रेज़ों को छूट मिल जाती है। और ये तीनों पॉइंट मिला के दोस्तों अंग्रेज़ों के लिए मैग्ने कार्टा साबित होता है, अर्थात अधिकार पत्र साबित होता है। और यही कारण होता है कि अंग्रेज़ जो है कि भारत में अपना पैर फैलाने में सफल हो जाते हैं। इसी क्रम में अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के एक राजकुमार होते हैं चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह हो जाता है पुर्तगाली कैमरिन से। जो कैमरिन होती हैं वो पुर्तगाली होती हैं। अब वहाँ तो स्थिति पुर्तगाली और इंग्लैंड का वहाँ तो स्थिति मजबूत होता ही है। भारत में भी उसका प्रभाव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रभाव देखने को मिलता है कि होता क्या है कि बम्बई जो होता है वो पुर्तगालियों के नियंत्रण में होता है, और जो कैमरिन होती हैं वो पुर्तगाली होती हैं। तो होता क्या है कि पुर्तगालियों द्वारा बम्बई को राजकुमार को दहेज में दे दिया जाता है। दोस्तों सोचिए उस समय हमारे देश के जो है कि राज्यों को दहेज में दिया जाता था। इसी क्रम में आगे क्या है, 1668 ईस्वी में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक कर लेकर अंग्रेजी कंपनी को सौंप देते हैं। और इससे क्या होता है, अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया की कंपनी की और स्थिति मजबूत हो जाती है। उसके बाद इसी क्रम में जो है कि ब्रिटिश आक्रमण करते हैं, ब्रिटिश जो है कि अपना पैर फैलाना चाहते हैं, हुगली नदी के क्षेत्र में जो है कि आक्रमण करते हैं। और हम जानते हैं कि उस समय जो है कि 1659-1707 ईस्वी में जो है कि औरंगज़ेब का शासन रहता है। और उसी क्रम में होता क्या है कि अंग्रेज़ों को ये क्या करते हैं, जब जो है कि अंग्रेज़ अपना पैर फैलाना प्रारंभ करते हैं उस क्षेत्र में, हुगली नदी के क्षेत्र में, तो ये औरंगज़ेब क्या करते हैं, उनको खदेड़ के वहाँ से हटा देते हैं। परंतु अंत में क्या होता है कि ये सरजान चाइल्ड आते हैं और औरंगज़ेब की वार्ता की जाती है और समझौता हो जाता है। उसका परिणाम ये निकलता है कि अंग्रेज़ों को कुछ कर लिए जाते हैं और अंग्रेज़ों को रुकने की इजाज़त दे दी जाती है। इसी क्रम में आगे देखेंगे अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रेसिडेंसी। अंग्रेज़ों द्वारा कुछ, हम जानते हैं कि भारत में जो है कि उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा 3 प्रेसिडेंटी बनाई गई थी, मद्रास, कोलकाता, मुंबई। सबसे पहला प्रेसिडेंसी कहाँ बनाया गया था, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इन तीनों प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने किले बनवाए थे। मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया, कलकत्ता में इन्होंने फोर्ट विलियम किला बनवाया, बम्बई में इन्होंने एक और किला बनवाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।